यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सीडीपी का जो है प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। ठीक है, जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जिस तरह से आप लोग सपोर्ट और अपना प्यार दे रहे हैं उसी तरह से बनाए रखिए। और हाँ, आप लोग सीटेट का आप लोगों ने देखा ही, हम लोगों ने एकदम धुआं धुआं मचा दिया। 130 125 प्लस बच्चों के आए हुए हैं। जो लोग इसमें नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं, ठीक है, वो लोग अभी से जो है इसमें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं हुआ टेंशन लेंगे, टेंशन लेके बैठे रहेंगे तो क्या मतलब है। अभी से लग जाइए और इस पे कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। कुछ लोगों का मांग है कि संस्कृत की क्लास, तो संस्कृत की क्लास भी आएगी जो है बहुत जल्द। इसका जो प्रैक्टिस सेट मैं कराऊंगा जो है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर ही पहले कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीडीपी का पहला क्वेश्चन बताएंगे आप। क्या कह रहा है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था। इससे क्वेश्चन जो भर भर के पूछे जाते हैं, जो वैज्ञानिक है इसमें सबसे ज़्यादा यूपी टेट की यही खास बात है कि इसमें वैज्ञानिक से क्वेश्चन है और उनके कथन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर से कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे तो वहाँ कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको जो है 100% हर ईयर में आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो बताइए कौन दिया था, तो इसको दिया था गार्डनर साहब ने। ठीक, जो बहुविमात्मक बहुविमात्मक प्रज्ञा का जो प्रत्यय दिया था वह कौन दिया था, गार्डनर ने। कौन दिया था, गार्डनर ने दिया था। इन्होंने क्या किया, बहु बुद्धि के विकास के बारे में भी इन्होंने गार्डनर ही बताया था। बहुबुद्धि का विकास जो है क्या बताया था, का इन्होंने ही बताया था। ठीक, चलिए पहला इसका क्या जाएगा, डी पार्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप लोग अगर प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे थियरी की क्लास भी जैसे ही आ जाएगा, पहले हम लोग प्रीवियस पीवाईक्यू करते हैं, जब तक नहीं आता, जैसे आयोग का गठन होगा उसके तुरंत बाद वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, गलती हो गई सी टेट में, लेकिन यूपी टेट में गलती नहीं होनी चाहिए। अभी से संघर्ष हमको करना है। ठीक है, इतना दिमाग में रहना चाहिए आपके लिए। चलिए, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। जो बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है उसको कौन सी प्रॉब्लम होती है, पढ़ने वर्तनी में, खड़े होने में, व्यक्त करने में, बोलने में। जो बच्चा डिसलेक्सिया से होता है उसमें कौन सी प्रॉब्लम होती है, इस चीज़ को आप लोग बताइए। तो वह उसको क्या होती है, पठन प्रक्रिया में क्या होती है, दिक्कत होती है उसे पढ़ने में। जैसे बच्चा सा को क्या पढ़ेगा, वाज पढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, सा को क्या पढ़ेगा, वाज पढ़ेगा। ठीक है, सा को क्या पढ़ेगा, वाज। इसे पठन प्रक्रिया में दिक्कत होती है। लेखन में क्या होता है, डिसग्राफिया। अगर लेखन से ग्रसित है बच्चा तो डिसग्राफिया की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर कैलकुलेशन करने में उसको दिक्कत है तो डिसकैलकुलिया की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इन सभी जो जो हमारे विकार हैं इनका भी एक चैप्टर है जो है जहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसको भी आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आप 3 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से एक समावेशी कक्षा में, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है जहाँ हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं उसे कहते हैं क्या, समावेशी शिक्षा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं होती है, मतलब क्या पूछा, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है। नेगेटिव का आंसर हमेशा नेगेटिव देना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है, पहला पहला ऑप्शन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। फिर क्या कह रहा है, अगला अगला कह रहा है कि शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो यही हमारा क्या है, राइट हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यह एक समावेशी शिक्षा का क्या है, समावेशी शिक्षा का जो कक्षा होती है उसमें शिक्षक की भूमिका यह नहीं है। इनमें शिक्षक की भूमिका होती है कि निःशक्त बच्चों पर क्या करना चाहिए, इसको ध्यान देना चाहिए। उन्हें बैठने की प्रारूप व्यवस्था होनी चाहिए जो है। शिक्षक को बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को सीखने में असक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। ये सब हमारी समावेशी शिक्षा का है। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हमारा बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए। जो क्लास होती है उसमें छात्र को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, कभी भी बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, हमेशा क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, रोकना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। अनुमति नहीं देना चाहिए, ये भी डी पार्ट भी हमारा क्या गलत है। इस तरह से बचा कौन सा, हमारा बी पार्ट, मतलब प्रेरित करना चाहिए। हमेशा बच्चे को प्रश्न पूछ खड़े होकर के पूछने के लिए हमेशा बच्चे को क्या करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए, ताकि बच्चा खड़े होकर के अपनी बात को रख सके और आपसे क्वेश्चन कर सके। ठीक है, तो बी पार्ट हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने रहा है, बताइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि
बच्चे की बच्चे की बुद्धि मुख्यतः संबंधित किससे होती है, उसके जो जो बुद्धि होती है उसके शारीरिक विकास से होती है, सामाजिक विकास से होती है, भावात्मक विकास से होती है या नैतिक विकास से होती है। तो जो बच्चे की बुद्धि का जो विकास होता है वह किस पे डिपेंड करता है, उसके शारीरिक विकास पर होता है। जैसे जैसे बच्चा बच्चा जब छोटा रहता है तो उसके सारी चीज़ें नहीं पता रहती हैं। जब जब उसको क्या कर दिया जाता है, जिसको दादा दादी होते हैं उन्हें घोड़ा बना के खेलता है, वो वही समझता है कि घोड़ा यही दादा दादी ही घोड़ा है। जैसे जैसे उसके शरीर का विकास होता जाता है, उसके शारीरिक शारीरिक विकास होता जाता है बच्चे, वह सारी चीज़ें क्या करता है तो समझने लगता है। तब दादा दादी या पापा को घोड़ा बनाना बंद कर देता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझना चाहिए। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, सॉरी बुद्धि मैंने वहाँ पढ़ दिया था, इसको पढ़ दिया था मैंने बुद्धि, लेकिन यहाँ वृद्धि है। तो वृद्धि जो है जैसे जैसे बच्चे का विकास होता चला जाएगा वह शारीरिक विकास होता चला जाएगा, बच्चे की क्या हो जाएगी, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती शारीरिक उसके शारीरिक विकास से। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। मानव विकास का प्रारंभ होता है, जो मानव विकास है उसका प्रारंभ हमेशा क्या होता है, गर्भ अवस्था से ही उसका क्या हो जाता है, विकास प्रारंभ हो जाता है। फिर पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, फिर आता है शैशवावस्था, किशोरावस्था। ऐसे हमारी क्या है, मानव का विकास चलता रहता है। ठीक है, विकास कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ये सारी चीज़ें मैंने सीडीपी में भी पढ़ाया है और यहाँ भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 7। द कंडीशन ऑफ लर्निंग एक पुस्तक है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग के लेखक कौन है, कई बार मैंने बता चुका है कौन है, R N गेने हैं या फिर जो है E L थार्नडाइक साहब हैं या B F स्किनर साहब हैं या I P पावलोव हैं। बताइए कौन है सेवेंथ का। तो सेवेंथ का राइट आंसर R M गने साहब हैं। तो सी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक को। ठीक, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किशोरावस्था में बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसने कहा था। मतलब जो हमारी किशोरावस्था होती है, जो क्या होती है 12 से 18 की आयु होती है, वह हमारी क्या होती है, बहुत तनाव और संघर्ष की अवस्था होती है। इस चीज़ को किसने कहा था, क्रोक्रो ने कहा था या फिर जरसील्ड ने कहा था या फिर जो है सिम्पसन ने कहा था या फिर जो है जरसील्ड ने कहा था या फिर जो है स्टेनले ने कहा था या फिर जो है क्रोक्रो ने कहा था। तो किसके द्वारा यह कथन कहा गया था। तो यह हमारा राइट आंसर 8th का आ जाएगा, कौन कहा था, टेनले साहब द्वारा कहा गया था। ठीक, बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। बाकी सभी हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका क्या आ जाएगा, बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म सूक्ष्म नेक्स्ट हमारा 9th, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। जो हमारा सूक्ष्म मतलब एक छोटा, सूक्ष्म का मतलब क्या था, सोचा, छोटा शिक्षण के लिए भारतीय प्रतिमान को कुल कितना समय लगता है, भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है, इसको बताना है। तो 9th का राइट आंसर आ जाएगा ए पार्ट, 36 मिनट होता है। सूक्ष्म शिक्षण के लिए कितना, 36 मिनट भारतीय प्रतिमान के अनुसार। ठीक, नेक्स्ट बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इसका ए पार्ट होगा। ठीक, ए पार्ट क्लिक कर लीजिएगा। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्यतः अभिलक्षण है, जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है। मतलब कहने का ये मतलब है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है, जो उस स्थिति को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। वो का यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया था। अभी तक सोच लीजिए, कम से कम यह जो है 3 से 4 क्वेश्चन, सिर्फ 10 क्वेश्चन तक आ चुके हैं, जो है सिर्फ वैज्ञानिक से। तो सोचिए वैज्ञानिकों के जो कथन है कितने इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, आप सीडीपी कंपेयर आपको नहीं करना है जो है सीटेट से, जो है ठीक बिल्कुल अलग आती है। ठीक, सारी चीज़ें अलग आती है सीटेट से, आप कभी कंपेयर ही मत करिएगा यूपीटेट को। तो कौन किसके द्वारा कहा गया था, तो यह कहा गया था रॉस के द्वारा। ठीक, तो सी पार्ट इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्या समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है, तो उसे क्या करना चाहिए। मतलब समस्यात्मक बच्चा है तो उसे क्या करना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए। क्या बच्चे को आप दंड देंगे, समस्यात्मक बच्चा है तो बिल्कुल नहीं, दंड तो देंगे नहीं, बच्चे को कभी दंड देना ही नहीं है। ठीक है, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ये भी गलत बात है। बच्चे को परामर्श देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेजना, ये भी गलत बात है। बच्चे को हमेशा क्या करनी चाहिए, परामर्श देंगे आप, क्या देंगे, परामर्श। इस ऑप्शन के हिसाब से बच्चे को आप क्या है, परामर्श दे सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पाठ्य सहगामी
क्रिया, जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रिया है, क्रिया मुख्यतः संबंधित है किसी शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वितरिक विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से। तो ट्वेल्थ का राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, छात्रों के सर्वांगीण। जो पाठ्य सहगामी क्रिया होती है जिसमें बालक जो है साथ साथ सीखते हैं, तो छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या होती है, बहुत ही उपयोगी होती है। तो हमारा इसका आ जाएगा बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आप बताएंगे। अब 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने अधिगम अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था, बताइए। कोहलबर्ग, स्किनर, थार्नडाइक। जो सीखने का सिद्धांत है किसके द्वारा जो है नहीं दिया गया था, यह बताए। बी.एस. ब्लूम किसके द्वारा यह नहीं दिया गया था, तो यह बी.एस. कोहलबर्ग के द्वारा भी सीखने का दिया गया था, स्किनर भी दिए थे, थार्नडाइक भी दिए थे, लेकिन बी.एस. ब्लूम के द्वारा यह जो है नहीं दिया गया था। तो सी पार्ट इसका क्या जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा, जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो है प्रीवियस ईयर आपको पढ़ना है तो इंद्रेश जीएस क्लासेस से ज़रूर जुड़ें, और पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या होता है, जो शिक्षा होती है उसमें अवरोध का तात्पर्य क्या होता है, जो अवरोध होता है उसका तात्पर्य क्या होता है, बताइए। 14 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 14 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बालक के विद्यालय में प्रवेश ना लेना, यह क्या अवरोध की बात करता है, अवरोध की बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। बालक का विद्यालय ना जाना, ये भी अवरोध का तात्पर्य है। बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, ये भी नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ये हमारा क्या कहलाता है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य कहलाता है। बिल्कुल सही, डी पार्ट, ठीक। नेक्स्ट बताइए 15, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, मतलब किस स्किल में जो है, कौशल का मतलब स्किल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण, प्रस्तावना कौशल में, उद्दीपन परिवर्तन कौशल में, समापन में, या फिर जो प्रदर्शन में, बताइए। 15 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो कौन सा आ जाएगा, प्रस्तावना कौशल हमारा क्या आ जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। बी पार्ट इसका भी राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, आइए अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। क्या करना है, मैचिंग करना है इसका जो है। एनिमल इंटेलिजेंट, क्या कर रहा है, एनिमल इंटेलिजेंट, ठीक है, एनिमल इंटेलिजेंट। फिर पुनर्बलन की सूची, सारगर्भिता का नियम या अनुकूलन का नियम, ये कौन कौन दिए थे, ये बगल में क्या दिए गए, हमारे जो जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम दिया गया, और इसको किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था उनके नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है, ठीक। तो जो एनिमल इंटेलिजेंस का नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो थार्न डाइक के द्वारा दिया, किसके द्वारा, थार्न डाइक के द्वारा। पहले का क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, ठीक है। फिर पुनर्बलन की सूची किसने दी थी, तो यह दिए थे स्किनर साहब द्वारा, ठीक है। सारगर्भिता का नियम किसने दिया था, तो यह दिए थे गेल्सटाल्ट ने, ठीक है, गेल्सटाल्ट ने, ठीक। अनुकूलन का जेन पियाजे ने, अनुकूलन का कौन दिया था, जेन पियाजे ने। तो आप देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, पहले का थर्ड, दूसरे का फोर्थ, तीसरे का जो है सी का जो है फर्स्ट, और ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर क्या कौन सा आ जाएगा, राइट आंसर हमारा डी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 17 बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि जो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, या कथन जो हमारा डेवलपमेंट है वह कभी खत्म ना होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत को से संबंधित है, अंतः क्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, या फिर जो है एकीकरण का सिद्धांत, और निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, अर्थात डी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, अर्थात निरंतरता का सिद्धांत है। निरंतर चलने वाली जीवन पर्यंत, जब तक आदमी जब गर्भ में आता है और जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए तब तक उसका क्या होता रहता है, विकास होता रहता है, लेकिन वृद्धि उसकी रुक जाती है, लेकिन विकास क्या कंटिन्यूअस चलता रहता है, ठीक है। चलिए 18 बताइए। कह रहा संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया, बताइए। तो 66वां संविधान संशोधन के तहत जो है शिक्षा क्या बन गया, एक मौलिक अधिकार बन गया, ठीक। क्या बन गया, एक मौलिक अधिकार बन गया। ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। चलिए 19 भी यहीं पे बता दीजिए। अभिप्रेरणा मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, जो हमारी मूल प्रवृत्तियां जिनकी संख्या कितनी है उसके प्रतिपादक कौन है, तो वो है मैकडूगल जी। कौन है, मैकडूगल जी। ए पार्ट इसका भी हमारा, जितनी बार मैंने प्रैक्टिस सेट कराया उतनी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, या तो इसका एग्जाम्पल पूछता है या तो फिर जो है इसके वैज्ञानिक पूछता है, ठीक है। 100% एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, भूलना नहीं किसी को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विकास की किस अवस्था को कोल तथा
ब्रुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा था। मतलब ब्रुश नाम के एक वैज्ञानिक है, कोल तथा ब्रुश नाम के दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने संवेगात्मक विकास को अनोखा काल कहा था। मतलब कौन से समय, कौन से विकास को, जो कौन सी अवस्था को कहा था, बताइए। शैशव अवस्था को कहा था, बाल्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, या किशोरावस्था को। तो राइट आंसर आप बताएंगे किस अवस्था को कहा था। तो बाल्यावस्था सबसे अनोखा काल कहा जाता है। ठीक है, कौन सा? बाल्यावस्था हमारी क्या कहलाती है? सबसे अनोखी अवस्था कहलाती है। चलिए नेक्स्ट, आइए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर आप लोग बताएंगे कौन सा? 21 क्या कह रहा है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा था? मतलब व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम है। यह किसके? वुडवर्थ, स्किनर, गिलफोर्ड, क्रो के द्वारा। बताइए 21 का, तो यह किसके द्वारा? गिलफोर्ड के द्वारा। ठीक है, गिलफोर्ड के द्वारा कहा गया था व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो आप सोचिए कितने क्वेश्चन कथन से कितने किसके द्वारा कहा गया था इससे पूछे जा रहे हैं। तो ये गिलफोर्ड का कथन है, व्यवहार ही व्यवहार का कारण, व्यवहार के कारण ही परिवर्तन ही अधिगम है। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। इसको जो मैच दी फॉलोइंग है, ठीक है, मैच करना है इसको जो, बताइए। तो इसमें क्या करा हुआ? इसमें भी क्या है? कौन? सूची 1 को सूची 2 से क्या करना? मैच करना। ठीक है, तो ब्रूनर क्या किए थे? तो ब्रूनर ने संप्रत्य उपलब्धि शिक्षण का प्रतिमान दिया था। ब्रूनर साहब क्या द्वारा क्या किया गया था? ये वाला प्रतिमान, मतलब फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ। ठीक, अगला क्या है? आशु आशुवेल के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? बताइए। आशुवेल के द्वारा जो है कौन सा? आशुवेल के अग्रिम संगठक शिक्षण का, अग्रिम संगठक मतलब थर्ड वाला। ठीक, थर्ड वाला। ठीक, याद रहेगा ना। और ग्लेजर के द्वारा क्या किया गया था? तो ग्लेजर के द्वारा जो है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। ठीक है, गार्डन के द्वारा क्या दिया गया था? बताइए। गार्डन के द्वारा हमारा सेकंड साइनेटिक्स शिक्षण का प्रतिमान। ठीक है, साइनेटिक्स शिक्षण का प्रतिमान। ठीक, तो इस तरह से हमारा ए पार्ट क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। ठीक है, ए पार्ट क्या होगा? राइट होगा। ठीक, आई होप जो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं उस सब आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। चलिए 23 बताइए। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या कहलाता है? जो हमारी समस्या, किसी समस्या का समाधान का जो पहला चरण होता है, समस्या की हमेशा क्या पहले की जाती है? पहचान की जाती है। ठीक है, समस्या का क्या किया जाता है? पहचान किया जाता है। फिर क्या किया जाता है? परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। फिर आंकड़ों का संग्रह किया जाता है। फिर जब जो आंकड़े हैं वो सही हैं या गलत हैं उनका क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है। फिर उसका क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? उसको फिर लास्ट में फिनिश हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्या आ जाएगी? तो सबसे पहले हम समस्या क्या क्या करते हैं? पहचान करते हैं। तो ए पार्ट हमारा, बी पार्ट क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बताइए 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब वह क्या करेंगे? पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। या फिर जो शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। बिल्कुल गलत बात कहा, एकाधिकार कभी नहीं। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर के बालकों को निष्क्रिय, ये भी गलत बात है। तो बताइए कौन सा राइट आ जाएगा? 24 का राइट आंसर आ जाएगा बी। क्या आ जाएगा? बी पार्ट। उनका संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोचालक पक्षों का क्या होगा? विकास होगा। तभी बच्चे के अंदर क्या एक प्रभावशाली क्या होगा? सर्वाधिक अधिगम का क्या प्रभावशाली विकास होगा। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25। स्मृति स्तर एक बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? बताइए। जो स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण में प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान क्या है? उभयनिष्ठ है। तो 25 का इसमें क्या प्रस्तुतिकरण क्या होता है? दोनों में उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, प्रस्तुतिकरण क्या होता है? दोनों में क्या होता है? उभयनिष्ठ होता, मतलब कॉमन होता है। ठीक, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? पुनर्वलन का सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो पुनर्वलन का सिद्धांत हम क्रिया प्रसूत नियम को कहते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत हमारा क्या कहलाता है? पुनर्वलन का सिद्धांत कहलाता है। ठीक, आगे बताएंगे क्वेश्चन आप। क्वेश्चन नंबर 27 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? बताइए। जो ब्रूनर साहब थे उनके जो है संज्ञानात्मक विकास का जो अंग नहीं है, तो कौन सी नहीं है इसको बताना। तो ये हमारी क्या अंत प्रज्ञ अवस्था नहीं है। बाकी प्रतिबिंबात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था और जो संकेतात्मक अवस्था है, सब क्या ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। बताएंगे 28 क्या कह रहा है? मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण के प्रतिमान के 5 पदों का वर्णन किया था। वे हैं कौन कौन से हैं? जो मॉरिसन है ने बोध स्तर के जो 5 शिक्षण प्रतिमान थे उसको बताया था, वो कौन कौन से हैं उनको बताना है। ठीक, चलिए बताइए कौन सा वर्णन 5 जो बताए थे उसमें से कौन वर्णन किए हैं? तो सबसे पहले
किसकी मतलब क्या किया, प्रस्तुतिकरण किया जाता है, खोज किया, संगठन अवस्था या आत्मीकरण या वाचन अभिव्यक्तिकरण। बताइए सबसे पहले इसमें क्या आता है 28 का। तो 28 का सबसे पहले हम क्या करते हैं, खोज। किसी चीज़ की क्या करते हैं, खोज। क्या करते हैं, सबसे पहले हम खोज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, खोज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आत्मीकरण करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, आत्मीकरण करते हैं। उसके बाद व्यवस्था या संगठन को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, व्यवस्था या संगठन, थर्ड इसको बोलेंगे क्या, थर्ड। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप किसी चीज़ की खोज करेंगे, फिर उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर उसका आत्मीकरण करेंगे, फिर संगठन एवं व्यवस्था को देखेंगे, फिर उसके बाद लास्ट वाला जो आता है उसका वाचन एवं अभिव्यक्तिकरण करेंगे सबसे लास्ट में। तो इस तरह से सेकंड सबसे पहले, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर थर्ड, इस तरह से बी पार्ट हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 बता दीजिए। 29 और 30 दोनों बताइए यहीं पे, और हमारा एक क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। अगली क्लास हमारी हिंदी की। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, बताइए। जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है, अनुमूल्यन, बोध, ज्ञान या अनुप्रयोग, तो कौन इसमें से नहीं संबंधित है। तो नेगेटिव का आंसर हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। तो अनुमूल्यन हमारा इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, अवमूल्यन। बाकी अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान ये सभी हमारे किससे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा जो है अधिगम का वक्र नहीं है। जो अधिगम का वक्र है उसमें नहीं, नतोदर, लंबवत, मिश्रित, उन्त उन्तोदर मतलब उत्तल। बताइए कौन सा। तो हमारा लंबवत कोई नहीं होता, बाकी हमारे जो अधिगम के सभी वक्र हैं। ठीक है, नतोदर भी हो सकता है, मिश्रित भी हो सकता है, और उन्नतोदर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आई होप, मैं आशा करता हूँ कि 30 क्वेश्चन मैंने कराया है, सभी PYQ हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। से ठीक हम लोग जो है अब जैसे हो गया अलग अलग, जैसे जैसे हमारा हो गया एच टेट, हरियाणा टेट, छत्तीसगढ़ टेट, इन सभी जो टेट में आए हुए हैं उन सभी के भी हम लोग जो है CDP के क्वेश्चन, CDP का क्वेश्चन तो बदलेगा नहीं भाई, वहाँ पे भी तो CDP यही सेम रहेगी। ठीक, तो उन सभी परीक्षाओं के भी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ करेंगे, पुटअप करेंगे और करेंगे जितने भी आए हुए हैं हर जगह के। ठीक, मेरे पास प्रश्नों का बहुत संग्रह है, मैं सभी कराऊंगा, एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार कराऊंगा, इतना कराऊंगा कि आपको रट जाएगा क्वेश्चन। ठीक, जो आप डर रहे हैं, अभी पहली बार पढ़ रहे हैं, जो कथन दिए गए हैं सारे कथन आपको तैयार करा दूंगा, मेरी गारंटी है, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।